चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की। कोयले के कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में आज से मजदूर संगठनों का 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गया। कोल नगरी धनबाद की अगर हम बात करें तो कोल सेक्टर काम कर रहे मजदूरों ने हड़ताल को सफल बनाने के लिए कोलियरी में पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, कामकाज ठप कर दिया और इस हड़ताल के दौरान कोयले का उत्पादन और उसकी ट्रांसपोर्टिंग दोनों बंद कर दी गई। इस हड़ताल में 3 दिनों तक यह हड़ताल चलेगी और कोल इंडिया को करोड़ों के नुकसान की भी आशंका है। धनबाद के धनसार स्थित बीसीसीएल की विश्वकर्मा कोलियरी में मजदूरों से बात की हमारे सहयोगी दिलीप कुमार ने। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में देश भर के कोयला उद्योग से जुड़े जितने भी संस्थान है पूरे तरीके से हड़ताल है। मजदूरों ने हड़ताल कर रखा और संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जो भी मजदूर संगठन है उन लोगों के आह्वान पे हड़ताल किया गया और ये 3 दिवसीय हड़ताल रहेगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सरकार ने कमर्शियल माइनिंग को लेकर के छूट दी है उससे इन मजदूरों को नुकसान होगा। आने वाले समय में नियोजन की प्रक्रिया में कमी आएगी। जानते हैं इन्हीं लोगों से आखिर क्या वजह रही कि कमर्शियल माइनिंग को लेकर के आज आप लोग को बंद करना पड़ रहा है। कमर्शियल माइनिंग को लेकर के हमारे ट्रेड यूनियन के सारे नेतागण 18 तारीख को ही हड़ताल का नोटिस दिए, लेकिन सरकार द्वारा या सरकार के मंत्री द्वारा कोई भी वार्ता नहीं किया गया। कल जाकर के वार्ता किया गया मंत्री द्वारा, वो भी वार्ता संतोषजनक नहीं रहा। मंत्री महोदय ने साफ इनकार किया कि हम लोग वापस नहीं लेंगे और ट्रेड यूनियन का मुख्य मांग है भाई कमर्शियल माइनिंग को बिल को वापस लीजिए। कोल इंडिया में जो कमर्शियल ब्लॉक का आवंटन कर रहे हैं उसको वापस कीजिए। ये भारत सरकार का जो आदेश कमर्शियल माइनिंग के जो खिलाफ आया है, जान लीजिए हमारे ट्रेड यूनियन के तमाम नेता लोग, संयुक्त मोर्चा के लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि 1971 के पहले जो स्थिति थी कोयला में काम करने वाले मजदूरों को, वही स्थिति ये मोदी सरकार लाना चाहते हैं। और हम लोग ये शपथ भी लिए हैं तमाम ट्रेड यूनियन के लोग, किसी भी कीमत पर मैं कमर्शियल माइनिंग लागू नहीं होने देंगे। तो बिल्कुल कमर्शियल माइनिंग के विरोध में मजदूर संगठन 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया और आज सुबह से ही हड़ताल का असर दिख रहा है और हड़ताल अगर 3 दिन तक आगे बढ़ता है तो करोड़ों रुपए का कोल इंडिया का नुकसान होगा और एक बार विचार करने की जरूरत है, क्योंकि कमर्शियल माइनिंग को लेकर के जो आरोप लग रहे सरकार पे उन आरोपों के तहत मजदूरों के हित की बात उसमें कहीं नहीं की जा रही है। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि उन्होंने कोयला खानों की नीलामी टालने का आग्रह किया था और इस पर केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि जो भी फैसला हो राज्य हित में हो। इसके साथ उन्होंने कोयला खानों के निजीकरण का विरोध करने वालों की बात सुनने का आग्रह किया है केंद्र सरकार से। निजीकरण को लेकर के हमने आग्रह किया है। अब इसका कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है और हम अपनी प्रक्रिया में हैं और हमारी प्रयास है कि जो निर्णय हो राजहित में वो निर्णय लिए जाए। इधर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड होने के सवालों का सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। सीएम ने कहा कि वे अपना काम करते हैं, देश दुनिया को से देखती है और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक से समस्याओं का समाधान होता है तो उसमें हर्ष क्या है। देखिए, हम लोग अपना काम करते हैं और देश दुनिया देखता है। वो आकलन करने वाले दूसरे वर्ग हैं, वो जो सही समझ उनको लगता है वो अपना करते। हम उन सभी संसाधनों का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं और क्योंकि हमारे पास भी एक लिमिटेशन है, 2 आंखें हैं, 2 आंख है, एक मुंह है, एक नाक है। अगर इसके अलावा और कोई हमारा हाथ बनना चाहता है, आंख बनना चाहता है, मुंह बनना चाहता है तो वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। और इसके लिए आज की जो व्यवस्था है, जो टेक्नोलॉजी का एक प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये बातें पता नहीं कितनी दूर तक साथ साथ में जा रही है। मुझे लगता है कि ये तकनीक का ही कमाल है। अगर उससे समस्या का समाधान निकलता है
तो निश्चित रूप से उसका उपयोग होना चाहिए। और चलिए, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी कोच की भूमिका में नजर आने वाले हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक धोनी ऑनलाइन क्रिकेट एकेडमी शुरू करने जा रहे हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता भुवन किशोर झा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भले ही लंबे समय से मैदान से दूर हैं, लेकिन इन दिनों वो अलग मिशन पे हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि माही जल्द ही ऑनलाइन क्रिकेट की कोचिंग शुरू करेंगे। इस ऑनलाइन कोचिंग के जरिए माही 6 साल से लेकर सीनियर खिलाड़ी को ऑनलाइन कोचिंग क्लास देंगे और क्रिकेट के गुर सिखाएंगे। इस तरह से कोच की भूमिका में महेंद्र सिंह धोनी के आने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। महेंद्र सिंह धोनी की नई पारी से उन्हें क्रिकेट की पहली शिक्षा देने वाले रांची के कोच चंचल भट्टाचार्य बेहद उत्साहित हैं। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने धोनी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। का लंबा करियर, इस लंबे करियर में तो अनुभव काफी हुआ है और निश्चित रूप से इसका फायदा अगर आगे आने वाले जिनके जो जनरेशन जो क्रिकेटर्स बनना चाह रही है, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे, उनको कूल रह के, जैसे धोनी का कूल का जो उपाधि मिली है, वैसा कूल रह के अगर कुछ हासिल करे तो निश्चित रूप से वो खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। धोनी भी एक दिन बच्चा था, जिताया, लेकिन अब उसका अनुभव से टीम को लाभ मिलेगी। धनबाद के हीरापुर में पूर्व विधायक राजकिशोर महतो के घर से डकैती के आरोपी अजय साव को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी पूर्व विधायक के आवासीय कैंपस में मकान में किराए पर रहता था। टुंडी के पुन्नाडीह में 24 जून को लाखों की डकैती हुई थी और इसी मामले के लूट के जो सामान थे उसके साथ 2 आरोपी 25 जून को कतरास से गिरफ्तार किए गए थे। इसी दौरान तीसरे आरोपी अजय साव के बारे में पता चला। तकनीकी सेल की मदद से धनबाद पुलिस को मामले की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हाथ लगी है। टुंडी थाना क्षेत्र में जो घटना, जो डकैती वाला मामला जो था जी, डकैती वाला मामला जो था, उसी से संबंधित कुछ मिला है इसके तरह में सामान नहीं है डकैती का। इसका इन्वॉल्वमेंट कैसे आ रहा है? टेक्सटाइल के माध्यम। खबर है धनबाद से, जहां के केंदुआडीह बाजार में रहने वाले व्यवसायी विनय कुमार से अपराधियों ने 7 लाख की रंगदारी की मांग की है। अपराधियों से धमकी मिलने के बाद व्यवसायी ने एसएसपी से मिलकर जान बचाने की गुहार लगाई। व्यवसायी के मुताबिक उनसे 15 दिन के भीतर 7 लाख रुपए मांगे गए। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद से पूरा परिवार डरा हुआ है। मुझे जान से मारने की 4 दिन से धमकी दिया जा रहा है। 4 दिन से धमकी दिया जा रहा है। पहले 15 दिन बोला, फिर 6 दिन बोला, अब 2 दिन में बोलता है कि 7 लाख रुपया दो, नहीं तो तीसरा दिन तुमको मार देंगे। कैसे धमकी दे रहा है? डरा रहा है, धमकी दे रहा है। पूरा मैंने सब परिवार दहशत में है। फोन पे नहीं, मोबाइल से फोन पे धमकी दे रहा है। आपके आने से 5 मिनट पहले ये पिटिशनर मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे को एक आवेदन दिया है कि उनको एक फ़ोन नंबर से कुछ धमकी मिल रही है। उस पर मैंने जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया। और खबर है गुमला के सिसई से, जहां करोड़ों की लागत से बने 30 बेड के अस्पताल निर्माण के बाद बिना उद्घाटन के ही खंडहर में तब्दील हो गया है। 2008 में निर्माण के बाद से ही अस्पताल बेकार पड़ा हुआ है और मुख्य बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। पूरे अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं सिसई के नक्शेनी में और आप देख सकते हैं ये कल्याण विभाग का हॉस्पिटल ये बन रहा था, लेकिन कहा यह जा सकता है कि हॉस्पिटल अपने शुरुआत होने के पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में सरकार की योजनाओं का क्या हाल है झारखंड में, ये तस्वीर बयां करती है। हालांकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था ये कि एनएच के किनारे में हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे एनएच पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें लोगों का इलाज करवाया जाएगा। अंदर में जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट बता रही हैं कि बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि कभी भी अस्पताल रहा होगा, क्योंकि अस्पताल का जब निर्माण करवाया गया तो स्ट्रक्चर अच्छा दिया गया, लेकिन कह सकते हैं हम ये कि अस्पताल की गुणवत्ता भी सही नहीं थी, जिसके कारण लगातार ये डैमेज होता गया और असामाजिक तत्वों ने भी इसे अपना निशाना बनाया कि अस्पताल बनने के लंबे समय बाद तक ये हैंडओवर नहीं हुआ और कई तरह की बातें आई। बीच में ये हुआ कि एनजीओ इसका संचालन करेगी, उसके बाद इसका संचालन किया जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं स्पष्ट बयां कर रही है कि इलाके में सरकार जो पैसा इन्वेस्ट करती है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, वो कहीं ना कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है। इन तमाम तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से सरकारी पैसे की यहाँ पर बर्बादी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर कल्याण विभाग के कुछ चिकित्सक मौजूद हैं, कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं क्या स्थिति थी और क्या हो पाया अभी तक। ये तो कुछ दिनों तक बनने के बाद हॉस्पिटल करीब 10 वर्षों तक बंद रहा
तो दरवाजा और खिड़की दरवाजा डैमेज हो गया है। हॉस्पिटल बना लेकिन तो चालू नहीं हुआ। ये सरकार की हाँ, ये तो सरकारी व्यवस्था के तहत है। अगर ये तैयार होके अगर सही रूप से आपको मिलता तो फिर आप हाँ, तब फिर सबको सुविधा मिलता जो था। 30 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण होना इस इलाके के लिए वरदान था। लोगों ने अपनी जमीन को दान दिया था इस उम्मीद में कि अगर अस्पताल यहाँ बनेगा तो उन्हें इलाज के लिए घूमना नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन वो सपना पूरी तरह से अधूरा है जो आने वाले समय में भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और अगली खबर है लोहरदगा से, जहां शंख नदी के तट पर बन रहे सिविल सर्जन आवास, कार्यालय, पोस्टमार्टम हाउस और नेत्रालय का काम 10 साल में भी पूरा नहीं हुआ। पूरा निर्माण का काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और ऐसे में निर्माणाधीन सिविल सर्जन के आवास में दरारें पड़ी हैं। सड़क से आवास को जोड़ने वाला पुल निर्माणाधीन है। भवनों का निर्माण पूरा नहीं होने पर ग्रामीण निराश हैं। उनकी माने तो निर्माण पूरा हो जाने के बाद उन्हें रांची जाने से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। लोहरदगा के शहरी क्षेत्र में सीमावर्ती शंख नदी के समीप 10 साल पहले करोड़ों की लागत से सिविल सर्जन आवास, कार्यालय, नेत्रालय हाउस और पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण शुरू किया गया था, परंतु वो भवन आज तक पूरे तरीके से अधूरा है। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दीवारें तो खड़ी कर दी गई है परंतु उसे पूरा नहीं किया गया है। यहाँ पर पूरे तरीके से निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे लोगों की उम्मीद तो जगी थी। आसपास के ग्रामीण भी इससे काफी खुश थे कि यहाँ पर अगर नेत्रालय हाउस बन जाता है तो उन्हें काफी दूर जा करके अपना चेकअप नहीं करवाना पड़ेगा। वहीं हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सिविल सर्जन आवास को जोड़ने वाला पुल का निर्माण भी अधूरा है। यहाँ पर अगर सिविल सर्जन आवास निर्माण पूरा हो जाता है तो भी लोग यहाँ पर पहुँचने के लिए काफी परेशान हो जाएंगे। सरकारें बदलती रही लेकिन परिस्थितियाँ आज भी वही है। लोहरदगा से न्यूज 18 के लिए अदिति सिन्हा। और साहिबगंज के पहाड़िया बहुल गांव में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। स्वास्थ्य से लेकर पानी, बिजली जैसी तमाम सुविधाएं नदारद हैं। आदिम जनजाति की बहुलता वाले साहिबगंज में सरकार की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर करोड़ों खर्च के बाद भी हालात नहीं सुधर पाए हैं। पहाड़िया जनजातीय गांव के चिकित्सा केंद्र में ना तो डॉक्टर हैं और ना ही एम्बुलेंस की सुविधा। आलम यह है कि आजादी के 73 साल बाद भी पहाड़ों पर रहने वाले जनजातीय लोग पालकी के सहारे मरीजों को नीचे लेकर आते हैं और इलाज करा कर ले जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब शवों को भी घाट पर रखकर बांस के सहारे कंधे पर टांग कर घर ले जाने के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ता है। आज सुबह पुलिस भी था इसके बाद हम लोग आए तो यहाँ पर लाए तो यहाँ से अभी गाड़ी नहीं दे रहा, बोल रहे ऐसे ही लेके जाओ। हम लोग उठाए अपना लाश ऐसे हम लोग लेके आ रहे हैं। इसी तरह ढोके ले जाते हैं। पूरा पहाड़ में ऐसे रास्ता नहीं है, गाड़ी उड़ी नहीं चढ़ता है, इसलिए रास्ता का हम लोग को जरूरत है। तो इसके लिए कुछ एम्बुलेंस नहीं दिया जाने के लिए? गाड़ी तक नहीं दिया सर, कोई मदद नहीं करता है सर। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं की चर्चा पर उपायुक्त फाइलों में नई योजनाओं और प्रस्तावों पर चर्चा करते जरूर दिखे। उपायुक्त ने कहा कि पहाड़ों पर जाने के लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए योजना का प्रारूप बनकर तैयार है। कुछ एक पहाड़िया सेंटर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है कि जहाँ पे हम लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं देने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोग कैंप्स वगैरह प्लान कर रहे हैं कि उन जगहों पे हम लोग कैंप वगैरह के लिए टीम को भेजेंगे। साथ ही साथ उन जगहों पे एम्बुलेंस वगैरह का इशू रहता है, तो वहाँ पर हम लोग जो है सो बाइक एम्बुलेंस वगैरह की भी खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जो भी व्यक्ति बीमार पड़ता है उसको आसानी से हम लोग ला सकें। आदिम जनजाति के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद पहाड़ी पर स्थित गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिवासियों के समुचित विकास की फाइल तैयार करने वाले सरकारी नुमाइंदे कितने गंभीर हैं। ऐसे में झारखंड सरकार को लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। पलामू के चैनपुर प्रखंड का बसरिया पंचायत के डोकरा गांव में कोयल नदी पर पुल निर्माण कार्य पिछले कई साल से लंबित है। पुल का निर्माण नहीं होने से हर साल बारिश के 4 महीने गांव से शहर का संपर्क
टूट जाता है। ऐसे में परेशान गांव वाले पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। गांव वालों से बात की हमारे सहयोगी नील कमल ने। नीतिक गतिविधि के कारण नहीं बना। कभी त्रिपाठी जी आए, शुरुआत में नामधारी जी का चयन किया हुआ था, इसके बाद त्रिपाठी जी आए, त्रिपाठी जी शिलान्यास भी किए, लेकिन उसके बाद वो चुनाव हार गए। अब चौरसिया जी हैं, चौरसिया जी अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यदि वो ध्यान देते तो खाली उनका एक कलम से सिग्नेचर हो जाता ना, बस ये काम हो जाता, लेकिन वो ध्यान दे ही नहीं रहे अपना वोट बनाने के चक्कर में। और इधर के लोग हम लोग कहते हैं तो सुनाई उनको देता नहीं। कम से कम 25-30 गांव का यहाँ से फायदा हो जाएगा। यहाँ कोयल नदी पार होने के बाद तुरंत 200 मीटर के बाद रेलवे स्टेशन है, उसके जस्ट 100 फीट हट करके 200 फीट हट करके NH 75 है। लॉकडाउन के बाद किताबों की दुकान को खोलने की अनुमति दी गई और काफी संख्या में जो छात्र हैं उस दुकान पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे भी, लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो इसका गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। चक्रधरपुर के इतवारी बाजार के एक किताब दुकानदार की मनमानी का वीडियो इन दिनों वायरल है। दुकानदार NCERT की किताब के साथ निजी ब्रांड की कॉपी देने पर अड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद चक्रधरपुर के छात्र और जो अभिभावक हैं दुकानदार के प्रति नाराज हैं। पूरे मामले पर दुकानदार ने सफाई देते हुए छात्र पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। मैंने कि एक ही दुकान का बनाया, उसने मेरे साथ जो व्यवहार किया सबके सामने मैंने रख दिया। अब और दूसरे दुकानों का मैंने नाम कभी नहीं लिया और ना ही लूंगा, क्योंकि मेरे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इल्जाम लगाने को सबूत चाहिए, मेरे पास जिसके खिलाफ सबूत था मैंने वो सारा कुछ सबके सामने रख दिया। जैसा था वैसा का वैसा रखा है। पूरा नहीं है, आधा दिखाया जा रहा है। शुरुआत में इसमें कमीशन की बात की गई है, जो ना देने की वजह से इन्होंने कहा कि इस वीडियो वायरल किया गया है। कमीशन की बात जाने पर मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, ना किताब दे सकता हूँ ना कॉपी दे सकता हूँ। और गोड्डा से अगली खबर, जहां अंधविश्वास के कारण एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। घटना तियोडीह गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाले गणेश महतो पिछले 2 साल से तंत्र विद्या की शिक्षा ले रहा था और अपने शिक्षा की सिद्धि के लिए गुरु के बहकावे में आकर बेटे की बलि देना चाहता था, लेकिन पत्नी के बार बार मना करने पर गुस्से में कल रात गणेश महतो ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पूछताछ जारी है। और अगली खबर है कोडरमा से, जहां जिला सदर अस्पताल अपने निर्माण के 2 साल के भीतर ही जर्जर हो गया। जनवरी 2018 में 100 बेड के अस्पताल भवन का निर्माण हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने किया था। हजारों लोगों का इलाज करने वाला यह अस्पताल 2 साल के भीतर खुद बीमार हो गया। अस्पताल की खस्ता हालत से यहां काम करने वाले कर्मी खौफ में हैं। पूरा मामला सामने आने के बाद डीसी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। पदाधिकारी हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो नए नए ब्लड बैंक यहाँ शिफ्ट किए हैं उसमें भी पानी छोटी मोटी बारिश में भी पानी ब्लड बैंक के अंदर आ जाती है, जो कि अभी पूरी तरह से इस्टेब्लिश भी नहीं कर पाए ब्लड बैंक और उसमें पानी का रिसाव चालू हो गया। परेशानी तो काफ़ी हो रही है। जब से इस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है और इसमें शिफ्ट हुआ है सदर अस्पताल, तब से ये परेशानी हम लोग झेल रहे हैं। पानी बाथरूम जितने भी है उस बाथरूम का पानी नीचे फ्लोर पे जाता है, बाथरूम में पानी का जमाव होता है, उसका पानी बाहर बरामदे पे आता है, छत भी उसका रिस रहा है। तो ये परेशानी काफ़ी दिनों से चल रही है। हम लोगों ने बिल्डिंग विभाग को लिख के दे दिया है, DDC साहब इंजीनियर साहब आके देखे भी हैं। अब वो बोले कि कुछ होगा, अब क्या हो रहा है मालूम नहीं। बरसात से पानी गिर रहा है, छत से पानी गिरा, मरीज को भी परेशानी हो रहा है, बाथरूम वाथरूम सब में पानी गिर रहा है। ये सारी त्रुटियाँ मेरे संज्ञान में भी आई थी, तो उस टाइम पे हमने जांच करवा के एक रिपोर्ट सचिव महोदय को भेजी थी और उसके आलोक में जो भी डायरेक्शन यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो भी सारी त्रुटियाँ पाई थी हमने उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, हमने विभाग को सौंप दी, तो उसके अनुसार जो भी आगे की डायरेक्शन कार्रवाई होगी वो होगी। और खबर है चतरा से, जहां राजपुर थाना पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर गोमाठी इलाके में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 5 लाख रुपए के अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और 53,000 नकद बरामद किए गए। राजपुर और ग्राम चारू जो कि राजपुर थाना क्षेत्र में है और ग्राम सुरहुद जो कि जोरी थाना क्षेत्र में है, छापेमारी की गई, जिसमें कुल मिलाकर 10 किलोग्राम 800 ग्राम अफीम बरामद किया गया, जिसका मूल्य करीब 5 लाख रुपया है। एक अपाची गाड़ी, 2 मोबाइल फ़ोन और नकद
53,530 रुपये बरामदगी की गई। साथ ही 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। खबर है घाटशिला से, जहां लॉकडाउन के कारण एक परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना घाटशिला के बागुड़िया पंचायत का है, जहां एक दंपति घुट-घुट कर मरने को विवश हैं। केशरपुर के रहने वाले कैंसर पीड़ित के दोनों बेटे लॉकडाउन के कारण दमनदीव में फंसे हैं। लाचार पत्नी के पास न तो इलाज के लिए पैसे हैं, न बेटों को वापस बुलाने के लिए कोई सुविधा। मां की माने तो उनके बेटों का भी लॉकडाउन के कारण रोजगार छिन गया है और ऐसे में पीड़ित दंपति ने सरकार से अपने बेटों को वापस लाने की गुहार लगाई है। और हमारे तो क्यों नहीं खे, हम एक लाए बच्चे नहीं। मेरा नाम तरुण सेन पात्र, गांव केशरपुर। मेरा जेठा का लड़का बीमार में पीड़ित है, कैंसर बीमार है, वो अब लास्ट स्टेज में है। उसका देखने वाला कोई लड़का नहीं है, बाहर में काम कर रहा है दोनों बच्चा। उसको लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोनों बच्चा को ला दें यहाँ घर तक। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।